राम राम सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम को 5 बजे हम रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के पहले हमने प्रश्न देखे। अब हम यूपी स्पेशल के प्रश्न देख रहे हैं, जो कि हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट, और जो कि यूपीपी का पेपर रद्द हो चुका है, तो उसके लिए भी समझिए, जब भी पेपर होगा 6 महीने के भीतर, उसके लिए भी यह यूपी स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 99वां होने वाला है। देर ना करते अपने प्रश्नों को देखते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको सभी उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है। यह क्वेश्चन 2015 में वन रक्षक के पेपर में पूछा गया था। तो उसमें जब पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्रस्तावित था कि कहां से कहां तक लखनऊ मेट्रो का पहला चरण चलाया जाएगा। लेकिन अब यह 2024 चल रहा है, तो 2015 का प्रश्न है, तो हमें यह पता होना चाहिए लखनऊ हमारी जो राजधानी है राज्य की, उसमें जब मेट्रो चलाई गई तो कहां से कहां तक चलाई गई थी। ऑप्शन है सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया, ट्रांसपोर्ट नगर से चार बाग, या चार बाग से हजरतगंज। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो जो चलाई गई थी प्रथम चरण, वह ट्रांसपोर्ट नगर से चार बाग के लिए चलाया गया था। चार बाग रेलवे स्टेशन है, और ट्रांसपोर्ट नगर में ज्यादा मतलब मालों का आदान प्रदान होता है, तो ट्रांसपोर्ट नगर से चार बाग के लिए यह चलाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो आपने यमुना एक्सप्रेसवे का नाम तो सुना ही होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और दिल्ली कभी जाते हैं, तो आपको यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में तो पता ही होगा। यह किन शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। तो यह भी प्रश्न परिचालक की परीक्षा में 2015 में ही पूछा गया था। तो जो रोड बनाई गई थी, एक्सप्रेसवे बनाई गई थी यमुना एक्सप्रेसवे, यह हमारा आगरा से नोएडा को जोड़ती है, जिसकी लंबाई कुल 165 किलोमीटर है। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा इसे तैयार कराया गया था। तो कहां से कहां तक? आगरा से नोएडा तक। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था। यह एक्सप्रेसवे तो काफी दिनों से बन रहा था, लेकिन जब इसका उद्घाटन किया गया तो उसमें मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव जी थे। सपा की सरकार 2012 में जब बनी थी, तभी 9 अगस्त 2012 को इसका उद्घाटन किया गया था अखिलेश यादव द्वारा। इस यमुना एक्सप्रेसवे की जो कुल लागत थी वह 12,839 करोड़ रुपए थी। यह गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों से होकर गुजरती है। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अब जो भी प्रश्न हमारे आएंगे वो हमारे उत्तर प्रदेश के इतिहास से प्रश्न होंगे। तो यह जो प्रश्न है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। 1924 में बरेली से, लखनऊ से, मेरठ से या कानपुर से। तो कहाँ बुलाई गई थी यह बैठक? तो वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, इसके कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद जी शामिल थे। तो जो मीटिंग हुई थी यह कहाँ हुई थी? तो कानपुर में हुई थी। यह बैठक कानपुर में बुलाई गई थी। जितने भी हमारे भारत के क्रांतिकारी माइंड के लोग थे, उनको कानपुर बुलाया गया था सन 1924 में, और यहीं आचार्य की भी स्थापना हुई थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन है हमारे पास कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या इलाहाबाद। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ था, उससे पहले तो आपको पता होना चाहिए कांग्रेस की जो स्थापना है कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। तो जो इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हमारे इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है, में हुआ था। तो कांग्रेस का सर्वप्रथम जो अधिवेशन हुआ उत्तर प्रदेश में हमारे इलाहाबाद में आयोजित हुआ। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो कि 1988 में संपन्न हुआ था। कब संपन्न हुआ था? 1988 में। पहला 1985 में, उसके बाद 1986, 87, फिर 88 में हमारे इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। और इस जो अध्यक्ष थे इसके जॉर्ज मूल थे, इनका नाम जॉर्ज मूल या जॉर्ज यूल कहीं कहीं लिखा जाता है। तो यह अध्यक्ष थे उस कांग्रेस अधिवेशन के। वर्ष 1892 तथा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में आयोजित हुआ था। उल्लेखनीय है कि बनारस में 1905 में, लखनऊ में 1899, 1916 तथा 1936 में तथा कानपुर में 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो हमें याद रखना है इलाहाबाद में कब कब हुआ? 1988 में, 1988 नहीं माफ करिएगा 1888, 1888 में, 1892 में, 1910 में इलाहाबाद में हुआ। उसके बाद बनारस में 1905 में हुआ, और लखनऊ में 1899, 1916, 1936 में हुआ, और कानपुर में 1925 में हुआ था। तो हमने देखा कहाँ कहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमारे कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उनको देखा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? निम्बार्क, रामानुज, विष्णु स्वामी या माधवाचार्य? तो जो उत्तर प्रदेश में हमारे वैष्णववाद है उसके सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है निर्बाक। निर्बाक उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक थे। इस संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय तथा देवर्षि संप्रदाय भी है। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा में ध्रुव टीले पर बताया जाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। इसी को भेदा भेदगत भी कहा जाता है। तो द्वैताद्वैतवाद की जो पॉलिसी है इसे वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय द्वारा ही चलाया जाता है, जिसके संस्थापक उत्तर प्रदेश में निम्बार्क थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो यूरोप में एक जगह है एथेंस, ग्रीस, जो ग्रीस देश है उसकी राजधानी है एथेंस। तो कोई फ्रांसीसी यात्री आया था, वह काशी को, जो हमारा बनारस वाराणसी है, उससे भारत का एथेंस उसने बोला था। तो कौन सा फ्रांसीसी यात्री था? ऑप्शन में है थेवेनाट, मनुची, टेवरनियर या बर्नियर। तो जो बर्नियर थे, बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस बोला था। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजा राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। जो दारा शिकोह था औरंगजेब का बड़ा भाई, उसके लिए यह डॉक्टर बनके, मतलब डॉक्टर के तौर पर फ्रांस से यहाँ भारत आया था उनके इलाज के लिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश में क्या होगी, यूपी में क्या होगी, आपको बताना है ऑप्शनों को देख के। तो 1191 में तराइन का युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान के, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। उसके बाद 1192 में जब युद्ध होता है तो मोहम्मद गोरी जब हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को, तो उसके बाद वो जब बढ़ता है दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ, तो चंदावर पड़ता है, और चंदावर को 1194 में ईस्वी में राजा जयचंद को भी हराकर उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों पे उसका राज्य हो जाता है। तो चलिए देखते हैं और चंदावर आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ था। तो ऑप्शनों के जरिए हम समझेंगे इस चीज को। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के तट पर, कन्नौज उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर,
प्रयागराज जनपद में यमुना नदी के तट पर। तो जो चंदावर का युद्ध हुआ था वह हमारे उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर हुआ था। चंदावर कहाँ पर है? तो इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर यह स्थित है। तो जो ऑप्शन ए है यह बिल्कुल सही है इस प्रश्न के हिसाब से। वैसे भी वाराणसी बहुत दूर है, वहां पर जयचंद नहीं था, यह कन्नौज इटावा के इलाके में ही था। तो इस प्रकार से यह सही होगा। और कन्नौज में यमुना नदी नहीं बहती है, यहाँ गंगा नदी बहती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, मांडा, बनावली या हुलास? यह प्रश्न यूपीपीएससी के हस्बेंड्री मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। तो रोपड़, मांडा, बनावली या हुलास यह हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है? तो हुलास जो है उत्तर प्रदेश के हमारे सहारनपुर जिले में, जो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, इसमें हुलास है। हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था। बाकी रोपड़ पंजाब में है, बनवाली हरियाणा में है, और जो मांडा है वो जम्मू में स्थित संधिकालीन स्थल है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? हमने काकोरी ट्रेन कांड का नाम सुना होगा। लखनऊ से कुछ पहले कुछ क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन लूट ली थी, उसे ही काकोरी जगह था, तो काकोरी ट्रेन कांड कहा जाता है। इसमें से कौन शामिल नहीं था उसमें? राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान या खुदीराम बोस या रोशन सिंह? तो काकोरी ट्रेन कांड से खुदीराम बोस का संबंध नहीं है। बाकी के राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह का जो इससे ताल्लुक था काकोरी मतलब ट्रेन कांड में। जो काकोरी ट्रेन लूटी गई थी 30 अप्रैल 1908, कब लूटी गई थी लगभग डेट मुझे भी याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन जब लूटी गई थी काकोरी ट्रेन कांड तो उसमें खुदीराम बोस का संबंध नहीं था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को बस 18 साल की उम्र में उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। तो सबसे कम उम्र में फांसी खुदीराम बोस को दी गई थी, बंगाल के थे। इनको और प्रफुल्ल पटेल में से खुदीराम बोस को बम फेंका था इन्होंने किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर, तो उसके लिए इन्हें 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। जबकि काकोरी ट्रेन कांड से राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद सक्रिय रूप से संबंधित थे। तो खुदीराम बोस का इससे संबंध नहीं था। अगला प्रश्न हमारे सामने, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो हमारे जो उत्तर प्रदेश में 16 में से 8 जो महाजनपद थे वो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। कितने थे? 8 संबंधित थे। इनकी बात करें तो काशी जो महाजनपद था, आज का जो वाराणसी क्षेत्र है, बनारस क्षेत्र है, उसको कहा जाता था काशी महाजनपद। उसके बाद वत्स महाजनपद जो कि इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। कोसल महाजनपद जो कि फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र था। मल्ल महाजनपद जो कि देवरिया के आसपास का क्षेत्र था। चेदी महाजनपद जो बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। कुरु महाजनपद जो कि मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के पास का क्षेत्र है। सूरसेन जो कि मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। और पांचाल जो कि बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र है। यह कुल 8 महाजनपद 16 में से हमारे उत्तर प्रदेश में थे। तो मैंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो कहाँ स्थिति है उनकी वह भी बताया। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में उत्तर प्रदेश के कुछ प्राचीन जनपद दिए गए हुए हैं और उनकी राजधानी पूछी जा रही है उस समय की। तो जो कुरु था, कुरु को मैंने बताया आपसे कि कुरु जो था वह मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र था। तो इसकी राजधानी क्या थी? तो कुरु की जो राजधानी थी वह इंद्रप्रस्थ थी, जिसे आज दिल्ली कहते हैं। उसको पांडवों ने बसाया था, तो यह इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। पांचाल की राजधानी क्या थी? तो पांचाल मैंने बताया बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र था।
पांचाल की राजधानी जो थी वो अहिछत्र थी। उसके बाद जो कोसल था, कोसल फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र था और इसकी जो राजधानी थी वह थी हमारी श्रावस्ती। श्रावस्ती नहीं है तो साकेत भी उसको कहा जाता था। और जो वत्स है इलाहाबाद प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी कौशाम्बी है, जो कि आजकल भी इलाहाबाद से सटा हुआ जिला है जिसका नाम कौशाम्बी है। और प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र जो था वह वत्स महाजनपद में आता था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आजमगढ़ में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फैजाबाद में? तो यह यूपीपीएससी आरओ के मेंस में 2016 में पूछा गया था। तो यह प्रश्न आपके लिए भी और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम यूपी से जुड़ी हुई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो यह जो बहू बेगम का मकबरा है नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का, वो फैजाबाद में है जिसका वर्तमान में नाम अयोध्या है। तो आगे जब यह प्रश्न पूछा जाएगा तो फैजाबाद की जगह अयोध्या लिखा होगा, तो हमें बहू बेगम का मकबरा अयोध्या पर क्लिक करना होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह भी प्रश्न यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ के एग्जाम में मेंस में पूछा गया था 2021 में। तो यह प्रश्न और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया था किसी भी परीक्षा में। तो जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो हुसैन शाह हैं वह जौनपुर के सरकी वंश के अंतिम शासक थे। जो है सरकी वंश है, इसकी स्थापना मलिक सरवर द्वारा सन 1394 ईस्वी में किया गया था। उल्लेखनीय है कि जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खान था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या एम.ए. अंसारी? तो इसमें जो एम.ए. अंसारी हैं वह 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ था, जो रूसी क्रांति 1917 से काफी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों के क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ऐसे डोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया था कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। एम.ए. अंसारी जो है कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। डी ऑप्शन इनसे संबंधित नहीं है। बाकी मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और ऐसे डोंगे कानपुर षड्यंत्र में शामिल थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में? तो जो ये मांडी है कहाँ पर स्थित है? तो मुजफ्फरनगर हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला है, वहां पर यह मांडी जो नाम बताया जा रहा है यह मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई हैं। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मृदा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टकसाल गृह रहा होगा, मतलब यहाँ सिक्के बनते थे। इसलिए यह मांडी क्षेत्र जो मुजफ्फरनगर जिले में मिला है यह काफी महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता के लिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर के, मालवा के, कन्नौज के, अगौड़ के? कहाँ पर जो शेर शाह सूरी थे उनकी मृत्यु हो गई थी? जब कलिंजर पे वो हमला कर रहे थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी। 1545 ईस्वी में कलिंगर के विरुद्ध वो जब हमला कर रहे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था। कलिंजर क्षेत्र जो है यह बुंदेलखंड एरिया में आता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? हुलास, देसलपुर, आलमगीरपुर या मांडी। तो मांडी की तो अभी हमने बात की थी। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में हमारे हड़प्पी पुरा स्थल है उसमें आलमगीर है जो मेरठ में स्थित सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। बड़गांव एवं हुलास है जो कि सहारनपुर में है। उसके अलावा मांडी मुजफ्फरनगर में है, जबकि जो देसलपुर है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सैंधव स्थल है। तो देसलपुर हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर या त्रिलोचनपाल। यह यूपीपीएससी जीआईसी के लेक्चरर के प्रश्न 2021 में पूछा गया था, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका आप ख्याल रखिएगा। कन्नौज पर जब महमूद गजनबी ने 1018 में आक्रमण किया था, उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बाड़ी दुर्ग में जाकर छिप गया। उसकी इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया। यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। तो जो उस समय जो राज्यपाल 1018 ईस्वी में कन्नौज का शासक था और यह छोड़कर मैदान भाग गया था, जिसके बाद वहां पर चंदेलों ने शासन करना स्टार्ट कर दिया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न होगा, बाकी प्रश्न हम कल के वीडियो में करेंगे। तो मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? सिराजे हिंद किस जनपद को कहा जाता था? उसमें ऑप्शन है सहारनपुर, शाहजहांपुर, जौनपुर या लखनऊ। तो जो हमारा जौनपुर था इसे पूर्व का सिराज हिंद या सिराज हिंद कहा जाता था। शेर शाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी, जिसका निर्माण सर्की शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। तो जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। तो हमने आज के 20 प्रश्न देखे। उम्मीद है कि आपको 20 के 20 प्रश्न याद भी हो गए होंगे। कुछ अगर जटिल प्रश्न आपको लगे होंगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट रखिए। जब भी आप अपना गैलरी खोलेंगे तो आपका प्रश्न रिवाइज हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। कुछ पूछना और बताना हो तो कमेंट कर आप आसानी से पूछ और बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।